हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पुली ब्लॉक के ऊपर ही बेस्ड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। जैसे देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये तो छत है और इस छत से एक आइडियल स्टेशनरी पुली लटकी हुई है इस मासलेस स्ट्रिंग के सहारे, और ये 1 kg ब्लॉक है और ये आइडियल मूवेबल पुली है। और ये आइडियल स्टेशनरी पुली है, एक और स्टेशनरी पुली, और ये इंक्लाइंड है 37 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, स्मूथ इंक्लाइंड। और ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 2 kg का ब्लॉक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये आइडियल स्टेशनरी पुली है, ये भी आइडियल स्टेशनरी पुली है, और ये आइडियल मूवेबल पुली है। 1 kg का ब्लॉक, 3 kg का, 2 kg का ब्लॉक। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन। और सेकंड पार्ट में ये जो वेरियस स्ट्रिंग्स हैं, मासलेस स्ट्रिंग्स जैसे धागे होते हैं, इन स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहले तो कि कितनी स्ट्रिंग्स है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में जो यूज की गई हैं। एक तो पहली स्ट्रिंग ये है, और दूसरी स्ट्रिंग ये लंबी है, और ये तीसरी स्ट्रिंग ये है। इन तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है कि ये स्ट्रिंग्स कितनी टाइट है, इनमें कितना टेंशन फोर्स आएगा, और तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है। तो टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स, चारों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तीन स्ट्रिंग्स, एक, दो, तीन, तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये स्टेशनरी पुली, ये 1 kg का ब्लॉक, ये मूवेबल पुली, अगेन स्टेशनरी पुली, 37 डिग्री का इंक्लाइंड, स्मूथ इंक्लाइंड, और ये 3 kg का ब्लॉक, और ये 2 kg का ब्लॉक। ये मेरा कौन सा फिगर है? कंस्ट्रेंट फिगर। इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ना, और ये क्या है? स्मूथ इंक्लाइंड है। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं बता सकता कि डायरेक्टली इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इतना होगा या इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इतना होगा, या 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ इतना होगा, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ इतना होगा। 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, सीधा देखकर कोई भी नहीं बता सकता, मुश्किल होता काफी। तो इसलिए जब यहाँ पे ये जो सब कुछ स्मूथ है ना, क्योंकि इंक्लाइन स्मूथ है, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स में अपने पास से मान लो। 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपने पास से मान लो। जैसे मैंने मान लिया 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 मान लिया। ऐसे ही कुछ कुछ भी 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपने पास से मान लो, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। मैंने अपने पास से मान लिया 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, वो a2। और यहाँ पे ऐसे ही 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपने पास से मान लो। मैंने ऐसे मान लिया कि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या है? a3। कि मैं क्या मान के चला हूं? 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा a1 एक्सेलरेशन से, 3 kg ब्लॉक भी ऊपर की तरफ a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा, 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा विद a3 एक्सेलरेशन। ये मैं अपने पास से मान के चला हूं।
ये अभी वास्तविकता नहीं है। तो A1, A2 और A3 इनके बीच में मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो मैंने कंस्ट्रेंट फिगर बना दिया। तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A2 माना है। 3 kg ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है और इसी स्ट्रिंग से ये मूवेबल पुली कनेक्टेड है। तो इस मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करो, ये जो लंबी रस्सी है ना, ये जो लंबी रस्सी है, इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर लो या आइडेंटिफाई कर लो कि ये कहाँ कहाँ पे टच कर रही है। सबसे पहले तो यहाँ पे 1 kg ब्लॉक पे टच कर रही है और यहाँ पे इस स्टेशनरी पुली पे टच कर रही है और यहाँ पे इस स्टेशनरी पुली पे टच कर रही है और यहाँ पे इस मूवेबल पुली पे टच कर रही है और यहाँ पे इसी मूवेबल पुली पे टच कर रही है और एक यहाँ पे टच कर रही है ये इस स्टेशनरी पुली पे और इस स्टेशनरी पुली पे यहाँ पे भी टच कर रही है और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक पे टच कर रही है। तो ये पॉइंट 1 kg ब्लॉक पे है, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे हैं, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं, ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है। अब इन पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं, तो क्या ये दोनों पॉइंट रेस्ट पे नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? दोनों पॉइंट का 0। ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे हैं, ये मूवेबल पुली ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रही है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसे ही इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A2 होगा। अब देखो, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे हैं और ये स्टेशनरी पुली कहाँ पे बंधी हुई है? इस इनक्लाइंट के टॉप पे। तो इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि ये स्टेशनरी पुली के ऊपर है ना ये दोनों पॉइंट। और ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन माना है A3। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? ऐसे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A3। अब मुझे पॉइंट मेथड अप्लाई करना है बस इस लंबी रस्सी के लिए। पॉइंट मेथड, तो सबसे पहले इस पॉइंट से शुरुआत करते हैं। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको क्या लिया जाएगा? -A1 प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट कुछ भी नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। और ऐसे ही इस पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट भी कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है। प्लस इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 है। क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो इसको -A2 लो प्लस इस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ A2 है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको भी माइनस लिया जाएगा, -A2 प्लस ये पॉइंट रेस्ट पे है, कुछ नहीं कर रहा, ये पॉइंट भी रेस्ट पे है, कुछ नहीं कर रहा। अब इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना है? A3। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस लिया जाएगा, +A3। सारे पॉइंट हो गए, इन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन का सम क्या कर दो? 0 पुट कर दो। यही होता है पॉइंट मेथड। तो ये क्या आ जाएगा? A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2। ये आ जाएगा कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3 एक्सेलरेशन। A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2। तो ये मेरा कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2। कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3 एक्सेलरेशन। ये तो था कंस्ट्रेंट फिगर। क्योंकि इसको मैं कंस्ट्रेंट फिगर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस कंस्ट्रेंट फिगर की हेल्प से मैंने A1 और A2 और A3 एक्सेलरेशंस में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट किया है। ये है वो कंस्ट्रेंट रिलेशन, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2A2। अब मैं इसी का NLM फिगर बनाऊंगा। NLM फिगर का मतलब सभी ब्लॉक्स पे वेरियस फोर्सेस को मैं दिखाऊंगा कि इस ब्लॉक पे ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अब मैं NLM
फिगर बनाने जा रहा हूं। ये तो था कंस्ट्रेंट फिगर। 1 kg ब्लॉक, ये 37 डिग्री है एंगल। और ये कितने केजी का ब्लॉक? 3 kg का ब्लॉक। इस रस्सी को थोड़ी लंबी बना लेते हैं। और ये 2 kg का ब्लॉक। मैं यहाँ पे इस फिगर को क्या नाम दूंगा? NLM फिगर। तो सबसे पहले तो इन ब्लॉक्स पे mg फोर्स अप्लाई कर दो। इस पे mg 10 न्यूटन आएगा, क्योंकि g 10 गिवन है ना। 3 kg पे mg कितना आएगा? 30 न्यूटन। और 2 kg पे mg कितना आएगा? 20 न्यूटन। उसके दो कंपोनेंट कर लो, 20 cos 37 और 20 sin 37। 20 cos 37 कितना हो जाएगा? 20 चौक 80 भाग में 5, 16 न्यूटन। और 20 sin 37 वो कितना हो जाएगा? 12 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक वो होगी N1। और जो कि कितनी होगी? 16 न्यूटन होगी ना, क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता ना। या तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा या नीचे की तरफ। इस पर्टिकुलर केस में मैं ये मान के चला हूं अपने पास से, 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा A3 एक्सेलरेशन से, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। अब देखो ये जो लंबी रस्सी है ना, ये जो लंबी रस्सी देख रहे हो, इसमें टेंशन T मान लो। तो 1 kg ब्लॉक पे रस्सी का ये पोर्शन T टेंशन फोर्स लगाएगा, और रस्सी का यही पोर्शन इस स्टेशनरी आइडियल पुली पे कुछ ऐसे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि ये स्मूथ पुली है, आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो इस पोर्शन में भी टेंशन T होगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस पुली पे, इस स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, और रस्सी का यही पोर्शन इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। और क्योंकि अगेन ये मूवेबल पुली भी तो आइडियल पुली है, तो यहाँ पे भी टेंशन T आएगी। इस रस्सी में भी, रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन T आएगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। रस्सी का यही पोर्शन इस स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि ये स्टेशनरी पुली भी क्या है? आइडियल। आइडियल पुली स्मूथ होती है, स्मूथ होने के कारण रस्सी के इस पोर्शन में और इस पोर्शन में टेंशन सेम होगी। तो रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन क्या होगी? T ही होगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस स्टेशनरी पुली पे ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। रस्सी का यही पोर्शन 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ ऐसे T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। अब देखो ये जो हमारी स्टेशनरी पुली है, आइडियल पुली है, और आइडियल पुली मासलेस भी होती है। तो आइडियल पुली चाहे स्टेशनरी हो और चाहे मूवेबल पुली हो, नेट फोर्स आइडियल पुली पे हमेशा 0 होता है। तो T और T 2T, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 2T। और अब इस मूवेबल पुली की बात करें, इस मूवेबल पुली पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो T और T 2T, तो इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 2T। तो रस्सी का ये पोर्शन, मतलब ये वाली रस्सी, इनफैक्ट ये वाली जो नई रस्सी है, ये इस मूवेबल पुली पे नीचे की तरफ 2T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी 3 kg पे ऊपर की तरफ 2T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। ये वाली रस्सी इस स्टेशनरी पुली पे ऊपर की तरफ 2T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, और ये वाली रस्सी छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ 2T टेंशन फोर्स लगा रही होगी। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ मानना है कितना? A1। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ मानना A2। और 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मानना कितना? A3। और A3 कितना आया था? A1 प्लस 2A2। अब क्या करो, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 1 kg ब्लॉक पे भी, 3 kg ब्लॉक पे भी, 2 kg ब्लॉक पे भी। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ मान रखा है A1। तो 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ ही आएगा, और कितना आएगा? T माइनस 10 इज इक्वल टू मास 1 kg, एक्सेलरेशन A1। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन।
अब 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 मान रखा है ना, तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, और वो कितना आएगा 2T माइनस 30 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन A2। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। 2 kg ब्लॉक का मैंने एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन A3 माना था, और कंस्ट्रेंट रिलेशन की हेल्प से A3 की वैल्यू कितनी आई A1 प्लस 2A2। तो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन प्लेन आना चाहिए, और वो कितना आएगा 12 माइनस टी। और ये क्या हो जाएगा मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वो A3 है, और A3 की वैल्यू क्या है A1 प्लस 2A2। तो ये आ गई तीसरी इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करना है बस। सोल्विंग 1 2 3 इक्वेशंस। अब देखो अननोन कितने हैं, टेंशन है A1 है और A2 है, तीन ही अननोन है और तीन ही इक्वेशन है। तो यहाँ पे इन अननोन की वैल्यूज में फाइंड आउट कर सकता हूँ इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके। कैसे सोल्व करें, एक तो तरीका ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ टी, और सेकंड इक्वेशन से भी A2 की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ टी, और ये A1 और A2 की वैल्यू जो कि इन टर्म्स ऑफ टी आई है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो A1 और A2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी। तो ये आफ्टर पुटिंग A1 एंड A2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, तो पूरी इक्वेशन टी में बन जाएगी। तो वहां से सोल्व करके टेंशन की जो वैल्यू आती है ये आती है 12.7 न्यूटन। और ये टेंशन की वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट करूंगा तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी T माइनस 10, मतलब 12.7 माइनस 10, 12.7 में से 10 गए 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही टेंशन की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 2T माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3। T मुझे पता है, तो A2 की वैल्यू कितनी आती है ये आती है -4.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A1 और A2 की ये दोनों वैल्यूज मैं यहां पे पुट करूंगा इस कंस्ट्रेंट रिलेशन में, तो A3 की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस 2A2। A1 की ये वैल्यू पुट करनी है, A2 की ये वैल्यू पुट करनी है, तो A3 की वैल्यू कितनी आती है -6.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो मैं क्या मान के चला था, 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 माना था मैंने, और A1 की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव आई। तो वास्तविकता में अब रियलिटी की बात होगी, वास्तविकता में 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेट होगा, क्योंकि A1 की वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ माना था A2, और A2 की वैल्यू आई नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट नहीं करेगा, नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आई है ना। मानना था ऊपर की तरफ, करेगा नीचे की तरफ। कितने से 4.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। 2 kg ब्लॉक मैंने ऐसा माना था डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A3, और A3 की वैल्यू भी नेगेटिव आई, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक वास्तविकता में अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं, अप द इंक्लाइंड प्लेन। जब नेगेटिव आती है ना तो रिवर्स कर दो, जो मानते हो उसका उल्टा कर दो। 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट माना था A2 एक्सेलरेशन से, A2 की वैल्यू नेगेटिव आई -4.58, तो मतलब वास्तविकता में 3 kg ब्लॉक ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। और 2 kg ब्लॉक मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट माना था विद एक्सेलरेशन A3 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। A3 की वैल्यू भी नेगेटिव आई -4.4 -6.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब वास्तविकता में 2 kg ब्लॉक नीचे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन नहीं, अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा 6.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से।
और इस ये जो लंबी रस्सी है, इस लंबी रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी, टी। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी हर पॉइंट पे, 2T। इस रस्सी में भी हर पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी, 2T। टी की वैल्यू 12.7 न्यूटन है, तो 2T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.7 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2T कितना हो जाएगा, 25.4 न्यूटन। 12.7 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25.4 न्यूटन ही तो आएगा। तो ये थी इसकी वास्तविकता। फाइनल रिजल्ट ये है, क्या है फाइनल रिजल्ट, कि 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 2.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 4.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइन प्लेन 6.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T, 25.4 न्यूटन। इस रस्सी में भी टेंशन 2T, 25.4 न्यूटन। इस लंबी रस्सी में टेंशन T, 12.7 न्यूटन। अब देखो यहाँ पे एक दिलचस्प रिजल्ट निकालते हैं। 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन जाएगा, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ। मतलब वास्तविकता में रस्सी का जो ये पोर्शन है ना, इसकी लंबाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, क्योंकि 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई घटेगी। और 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है तो रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, और 3 kg ब्लॉक से ये मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसी मासलेस स्ट्रिंग से ये पुली कनेक्टेड है। तो ये पुली भी वास्तविकता में एक तरह से 4.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है। ये जो मूवेबल एक्सेलरेटेड आइडियल पुली है, ये भी नीचे की तरफ 4.58 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही नीचे की तरफ आएगी। मतलब रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई घटेगी, इस पोर्शन की भी लंबाई घटेगी। ये पुली नीचे की तरफ आएगी तो इस पोर्शन की लंबाई और इस पोर्शन की लंबाई, दोनों पोर्शंस की लंबाई बढ़ेगी, बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि इस पोर्शन की लंबाई घट रही है, इस पोर्शन की लंबाई घट रही है, तो इन दोनों पोर्शंस की लंबाई बढ़नी चाहिए ना, ये तो ऑब्वियस है, कोई भी बता सकता है। क्योंकि टोटल रस्सी की लंबाई चेंज नहीं हो सकती, टोटल रस्सी की लंबाई उतनी ही रहेगी, ना बढ़ सकती ना घट सकती टोटल रस्सी की लंबाई को। हाँ, ये जो लंबी रस्सी है, इस रस्सी के ये जो पोर्शन है ना, जैसे 1 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा तो इस पोर्शन की लंबाई ऑब्वियसली घटेगी। 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाएगा तो इस पोर्शन की भी लंबाई घटेगी। 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो ये पुल्ली भी नीचे की तरफ आएगी, तो इस पोर्शन की लंबाई बढ़ेगी, इस पोर्शन की भी लंबाई बढ़ेगी। तो टोटल रस्सी की लंबाई कांस्टेंट रहेगी, सेम। ये जो लंबी रस्सी है ना, मैंने इसको पोर्शंस में तोड़ रखा है, एक पोर्शन ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इस पोर्शन की लंबाई घटेगी, इस पोर्शन की, और इस पोर्शन की लंबाई बढ़ेगी, इस पोर्शन की भी लंबाई बढ़ेगी, क्योंकि 3 kg ब्लॉक नीचे की आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना, 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 kg ब्लॉक अब इंक्लाइंड प्लेन जा रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कि मान लो ये तो छत है, इस छत से एक मासलेस स्ट्रिंग के थ्रू एक आइडियल स्टेशनरी पुली कनेक्टेड है। ये 1 kg ब्लॉक है और ये मूवेबल पुली है, और यहाँ पे ये कितना kg ब्लॉक लटका हुआ है, 3 kg ब्लॉक।
और ये क्या है, स्टेशनरी पुली। ये स्मूथ इंक्लाइंड है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस स्मूथ इंक्लाइंड का कितना है, 37 डिग्री। और ये 2 kg का ब्लॉक है, और यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो ये जो 4 ब्लॉक है ना, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, ये 4 ब्लॉक है। इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे कितनी मासलेस स्ट्रिंग्स यूज हुई हैं। पहली जो सबसे लंबी मासलेस स्ट्रिंग है, दूसरी, तीसरी और चौथी, 4 मासलेस स्ट्रिंग यूज हुई हैं। तो इन चारों मासलेस स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करनी है। टेंशन इन वेरियस स्ट्रिंग्स। 1, 2, 3 तीनों ही आइडियल पुली हैं, स्मूथ और मासलेस। जो कि आइडियल पुली होती है ना, काल्पनिक पुली, एनएलएम में हम आइडियल पुली ही पढ़ते हैं। ये दोनों स्टेशनरी हैं, ये मूवेबल है। और ये जो स्टेशनरी पुली, ये जो स्मूथ इंक्लाइंड है ना, इसके टॉप पे कनेक्टेड है या बंधी हुई है। तो इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और चारों रस्सियों में टेंशन फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो इसको रिड्रॉ कर लेते हैं, इसका कंस्टेंट फिगर बनाएंगे। ये 1 kg ब्लॉक, ये मूवेबल पुली, ये 3 kg ब्लॉक, अगेन स्टेशनरी पुली, ये 37 डिग्री एंगल, ये 2 kg ब्लॉक, ये 4 kg ब्लॉक। इस फिगर को क्या नाम दे रहा हूं मैं, कंस्ट्रेंड फिगर। मुझे इन चारों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्या कोई डायरेक्टली बिना सोल्व करे, बस आंखों से ऐसे ही देख के कोई बता सकता है कि 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg ब्लॉक से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे और इतने इतने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेंगे? तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है ऐसे डायरेक्टली बताना। तो अपनी तरफ से मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने ऐसा मान लिया 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा A1 एक्सेलरेशन से, कुछ भी मान लो अपनी तरफ से। 3 kg ब्लॉक को मैंने ऐसे मान लिया कि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा A2 एक्सेलरेशन से। और ऐसा मान लिया 2 kg और 4 kg डाउन दी प्लेन एक्सेलरेट करेंगे A3 एक्सेलरेशन से। मैंने ऐसे ही मान लिया बस। तो अब मुझे A1, A2 और A3 इन तीनों एक्सेलरेशंस में कंस्ट्रेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो देखो 2 kg ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइन प्लेन A3 एक्सेलरेशन से, 4 kg भी डाउन द इंक्लाइन प्लेन A3 एक्सेलरेशन से, और 3 kg ऊपर की तरफ A2 एक्सेलरेशन से मानना मैंने। तो 3 kg ब्लॉक से ये मासलेस स्ट्रिंग कनेक्टेड है, इसी मासलेस स्ट्रिंग से ये मूवेबल पुली कनेक्टेड है। तो क्या ये मूवेबल पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करो, ये जो लंबी रस्सी है ना, इसको चूज कर लो, ये जो लंबी रस्सी है, और इसके ऊपर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लो या मार्क कर लो जहां जहां पे ये लंबी रस्सी टच कर रही है। ये पॉइंट 1 kg पे है, ये दोनों पॉइंट स्टेशनरी पुली पे है, ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुली पे है, ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुली पे है, और ये पॉइंट 2 kg ब्लॉक पे है। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या ऊपर की तरफ A1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन 0। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2, इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2, इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 या रेस्ट पे रहेंगे दोनों पॉइंट, क्योंकि स्टेशनरी पुली पे है ना। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A3। अब पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो इस पूरी रस्सी के लिए।
इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a1 है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो बिल्कुल लग रहा, तो इसको माइनस लिया जाएगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे ये कुछ नहीं कर रहा, रेस्ट पे है, ये भी कुछ नहीं कर रहा। इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 है, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल लग रहा, तो इसको माइनस लिया जाएगा, -a2। प्लस नेक्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a2 है, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको भी माइनस लिया जाएगा, -a2। प्लस नेक्स्ट पॉइंट, ये कुछ नहीं कर रहा, प्लस नेक्स्ट पॉइंट, ये भी कुछ नहीं कर रहा, प्लस फाइनल पॉइंट, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन a3 है, क्योंकि 2 kg ब्लॉक पे ही तो है ये पॉइंट, और 2 kg और 4 kg दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन a3 माना था। तो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a3 है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन a3। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो इसको प्लस लिया जाएगा, +a3। और इन सब के समेशन को जीरो के इक्वल पुट कर दो, पॉइंट मेथड यही कहता है। तो यहां से a3 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 + 2a2, कितनी आ गई? तो ये आ गया कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3 एक्सेलरेशन। क्या आया, a3 = a1 + 2a2। ये है कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन a1 a2 एंड a3। अब मुझे क्या करना है, इसका एनएलएम फिगर बनाना है। ये 1 kg ब्लॉक, ये मूवेबल पुली, और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक है। ये स्टेशनरी पुली है, किसके ऊपर बंधी हुई है, ऑन द टॉप ऑफ द स्मूथ इंक्लाइंड। और ये कितने केजी का ब्लॉक है, 2 kg का, और ये 4 kg का। और ये कितना है, 37 डिग्री एंगल है ये। तो सबसे पहले तो क्या करो, इनके ऊपर mg फोर्स अप्लाई कर दो चारों ब्लॉक पे, सबसे पहला काम तो वो है। तो 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 20 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट कर लो, 20 cos 37 और 20 sin 37। तो 20 cos 37 कितना आएगा, 20 तो 81 भाग में 5 16 न्यूटन, और 20 sin 37 कितना आएगा, 20 या 60 भाग में 5 12 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक n1, वो कितनी आएगी, 16 न्यूटन के बराबर। अभी 4 kg पे mg फोर्स अप्लाई करो 40 न्यूटन, उसके दो कंपोनेंट ले लो, 40 cos 37 और 40 sin 37। 40 cos 37 कितना हो जाएगा, 40 चौका 160 भाग में 5 32 न्यूटन, और 40 sin 37 कितना हो जाएगा, 40 या 120 भाग में 5 24 न्यूटन। और 4 kg ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द स्मूथ इंक्लाइंड 32 न्यूटन के बराबर। अब जो ये लंबी रस्सी है ना, इस लंबी रस्सी में टेंशन T मान लो, T1 मान लो, T1, इस लंबी रस्सी में टेंशन मान लो T1 है। तो 1 kg ब्लॉक पे रस्सी के इस पोर्शन की वजह से ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लग रहा होगा, रस्सी के इसी पोर्शन की वजह से इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T1 टेंशन फोर्स लग रहा होगा। और क्योंकि ये आइडियल स्टेशनरी पुली स्मूथ होती है ना, तो इस पोर्शन में भी टेंशन क्या हो जाएगी, T1। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, और रस्सी का यही पोर्शन इस आइडियल मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। क्योंकि रस्सी है ना हमेशा पुल कर सकती है, और क्योंकि ये आइडियल स्टेशनरी पुली भी स्मूथ है, तो रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन T1 आएगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल मूवेबल पुली पे ऊपर की तरफ T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, रस्सी का यही पोर्शन इस
आइडियल स्टेशनरी पुली पे नीचे की तरफ है T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि ये आइडियल पुली है, ये भी तो आइडियल पुली है ना, स्टेशनरी पुली। आइडियल पुली स्मूथ होती है, तो इस पोर्शन में भी टेंशन T1 आएगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुली पे T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, और रस्सी का यही पोर्शन 2 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन T1 टेंशन फोर्स लगा रहा होगा। मान लो इस रस्सी में टेंशन T2 है, क्योंकि ये नई रस्सी है ना, तो इसमें टेंशन T2 मान ली मैंने अपने पास से, तो रस्सी का ये पोर्शन 2 kg ब्लॉक पे ऐसे T2 टेंशन फोर्स लगाएगा, और रस्सी का यही वाली रस्सी मतलब 4 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T2 टेंशन फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि रस्सी हमेशा पुल कर सकती है, और रस्सी पुल भी तभी करेगी किसी टेंशन फोर्स से जब उस रस्सी में टेंशन आएगी, मतलब वो रस्सी टाइट होगी। तो अब देखो, कोई भी आइडियल पुली हो, चाहे स्टेशनरी हो चाहे मूवेबल पुली हो, आइडियल पुली क्या होती है, मासलेस। तो आइडियल पुली के मासलेस होने के कारण क्या होता है कि चाहे स्टेशनरी पुली हो चाहे मूवेबल पुली हो, तो आइडियल पुली पे नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 2T1। इस रस्सी में भी टेंशन कितनी आएगी, T1 + T1 2T1। तो 1 kg ब्लॉक मैंने ऊपर की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट माना था, ठीक है, और 3 kg ब्लॉक मैंने ऊपर की तरफ ही A2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट माना था, और 2 kg और 4 kg ब्लॉक मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन माने थे A3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट, और A3 की वैल्यू फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन वो कितनी आई थी, A1 + 2A2। तो अब बस कुछ नहीं करना, 1 kg पे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, 3 kg पे भी, 2 kg पे भी और 4 kg पे भी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, 1 kg पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा। 1 kg का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A1 है, तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आना चाहिए, और वो कितना आएगा, T1 - 10, मास 1 एक्सेलरेशन A1, तो 1 × A1 A1। अब 3 kg पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ A2 है, तो नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ आना चाहिए, 2T1 - 30 आएगा वो, इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन A2। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A3 है, तो नेट फोर्स भी नीचे की तरफ आना चाहिए, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मतलब, और वो कितना आएगा, 12 + T2 - T1, इतना ही तो आएगा, मास 2 एक्सेलरेशन A3। अब 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। 4 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A3 माना है, तो 4 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही आना चाहिए, और वो कितना आएगा, 24 - T2, इतना ही तो आएगा बस, 24 - T2, मास 4 एक्सेलरेशन A3। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने से एक सिंगल इक्वेशन बनेगी बस, +T2 से -T2 कैंसल, और 24 और 12 36, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं सिंपली, +T2 से -T2 कैंसल, और -T1 इज इक्वल टू 4 और 2 6 A3। तो एक सिंगल इक्वेशन बनेगी 36 - T1, 24 और 12 36 - T1 इज इक्वल टू मास 4 और 2 6, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है ना, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A3। ये होगी थर्ड इक्वेशन। अगर किसी के माइंड में ये आए ना कि हो सकता है कि ये रस्सी स्लैग कर जाए, वास्तविकता में हो सकता है ना कि 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में रस्सी स्लैग कर जाए, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन हो सकता है सेम ना हो, तो इसको बेशक से चेक कर लेना, यहाँ पे रस्सी को स्लैग मान के इसको अलग से डील करना, जो कि मैंने इस न्यूमेरिकल से पहले इसी को डील किया था बस। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ आया था, जो भी आया था, तो जब मैं इस रस्सी को स्लैग मानूंगा ना इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में, तो स्लैग रस्सी में तो कोई टेंशन होती नहीं, तो मतलब कोई रोल नहीं होता स्लैग रस्सी का, तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आएगा,
क्या 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइंड प्लेन है और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जी साइन 37, क्या ये रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है। तो इस प्रेजेंट केस में रस्सी स्लैक यहाँ पे 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में रस्सी स्लैक नहीं होगी, ये कंफर्म करके चलना पड़ता है, क्योंकि इससे पिछले वाला न्यूमेरिकल इतना ही था, बस 4 kg ब्लॉक नहीं था, तो 2 kg ब्लॉक का वास्तविकता में एक्सेलरेशन अपने इंक्लाइंड प्लेन आया था। तो अगर आप रस्सी को स्लैक मानोगे तो 2 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में रस्सी को स्लैक मानोगे, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन मानोगे, तो वो तो रिलेटिव मोशन के हक में आएगा ही नहीं, मतलब ये रस्सी प्रेजेंट न्यूमेरिकल में स्लैक नहीं होगी। 2 kg और 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा, ये पहले कंफर्म आप कर सकते हो, और वो मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन A3 माना है। तो इन दोनों को पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई किया और उन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिली। ठीक है, तो अब बस कितने अननोन है, T1 A1 A2 और A3 की वैल्यू मुझे पता है A1 प्लस 2 A2, तो यहाँ पे पुट कर सकते हो A3 की वैल्यू A1 प्लस 2 A2। तो कितने अननोन है, A1 A2 और T1, बस तीन ही अननोन है, तीन ही इक्वेशन है, तो इनको सोल्व कर सकते हैं हम, बस सोल्व करना आना चाहिए। सोल्विंग 1, 2, 3 इक्वेशन कैसे सोल्व करोगे, एक तो तरीका ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ T1 फाइंड आउट कर लो, जो कि T1 माइनस 10 होगी। सेकंड इक्वेशन से A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो इन टर्म्स ऑफ T1, जो कि कितनी होगी 2T1 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों इक्वेशन से जो A1 और A2 की वैल्यूज आई हैं इन टर्म्स ऑफ T1, वो थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो, तो जो पुट करने के बाद में जो थर्ड इक्वेशन नहीं बनेगी वो T1 में ही बनेगी, तो उसको तो सब सोल्व कर सकते हैं लास्ट में। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी, T1 की वैल्यू आती है 14.4 न्यूटन। और T1 की ये वैल्यू मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो A1 की वैल्यू कितनी आएगी 14.4 माइनस 10, तो मतलब 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और T1 की यही वैल्यू मैं अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करूंगा तो A2 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि T1 का पता है मुझे, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आएगी A2 की वैल्यू माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और A3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, A1 प्लस 2 A2, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 2 A2, A1 पता है A2 पता है, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, तो A3 की वैल्यू कितनी आती है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और T2 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, वो भी कर सकते हो, कैसे, 4 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, कितना आएगा 24 माइनस T2, तो नेट फोर्स आएगा मास 4, एक्सेलरेशन A3, ऐसा ही तो होगा, 24 माइनस T2 इज इक्वल टू 4 इंटू में A3 की वैल्यू मुझे पता है, तो यहां से क्या आप T2 को फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो T2 की वैल्यू आएगी 9.6 न्यूटन, 9.6 न्यूटन T2 की वैल्यू आ गई। और मतलब वास्तविकता में क्या होगा, आप देखो, अब बिल्कुल रियलिटी इस न्यूमेरिकल की, पहली बात तो ये रस्सी स्लैक नहीं हो सकती, और इस रस्सी के स्लैक होने का कोई मतलब कारण बनता ही नहीं। अगर कोई सोचता तो इस रस्सी को स्लैक होने की सोच सकता था कि कहीं ये रस्सी स्लैक ना हो जाए, और वो केस भी क्या हो गया, बंद हो गया। वो कैसे हुआ, जैसे कि मैंने बताया था, इस रस्सी को जब आप स्लैक मानोगे तो इस ब्लॉक का इस ब्लॉक से कोई मतलब नहीं रहता,
तो ये तो जो मैंने आज के फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट न्यूमेरिकल करवाया था, ये तो वही बन गया। तो उस केस में 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, और यहाँ पे रस्सी स्लैक माननी है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता इस रस्सी का। तो 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने की हक में नहीं है ना? इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन की हक में नहीं है। तो इसको आप पहले से कंफर्म कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वैसे यहाँ पे रस्सी इस प्रेजेंट केस में वो वैसे भी साफ दिखाई देता, कहीं पे भी स्लैक नहीं हो सकती। लेकिन अगर सोचते हो तो इसको स्लैक करने की मान लेना, तो 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा फर्स्ट न्यूमेरिकल में जैसा करवाया था। इतना ही तो था फर्स्ट न्यूमेरिकल, बस 4 kg ब्लॉक नहीं था। तो रस्सी को स्लैक मानोगे तो 4 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ। तो रस्सी तो स्लैक हो ही नहीं सकती यहाँ पे कहीं पे भी। तो वास्तविकता में क्या होगा, कहीं पे कोई रस्सी स्लैग नहीं होगी। ये तो कोई भी सोच सकता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ A1 माना था, और A1 की वैल्यू कितनी निकल के आई? 4.4, मतलब प्लस आई, पॉजिटिव आई। तो वास्तविकता में 1 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा, ऊपर की तरफ ही 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने ऊपर की तरफ ही माना था A2, और A2 की वैल्यू नेगेटिव निकल के आई है। तो मतलब ऊपर की बजाय नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 3 kg ब्लॉक, क्योंकि A2 की वैल्यू नेगेटिव आई है। तो नीचे की तरफ 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा 3 kg ब्लॉक। 2 kg और 4 kg ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन मैंने A3 माना था डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और A3 की वैल्यू पॉजिटिव आई है। तो वास्तविकता में 2 kg और 4 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, और कितने से? 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और ये जो लंबी रस्सी है, इस लंबी रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी? T1। और इस रस्सी में टेंशन कितनी मानी थी? T2। और इस रस्सी में टेंशन कितनी हो जाएगी? 2T1। और इस रस्सी में भी टेंशन कितनी हो जाएगी? 2T1। T1 निकल के आ गया था, और T2 भी निकल के आ गया था। तो इस लंबी रस्सी में टेंशन T1 कितनी आएगी? 14.4 न्यूटन। इस वाली रस्सी में टेंशन T2 कितनी आएगी? 9.6 न्यूटन। इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 2T1। 14.4 का डबल कितना होता है? मतलब 2T1 28.8 न्यूटन। तो इस रस्सी में भी टेंशन 28.8 न्यूटन, इस रस्सी में भी टेंशन 2T1 मतलब 28.8 न्यूटन।